हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए आज की क्लास बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है कैपिटल गेन चैप्टर में, जल्दी से एक क्विक रिवीजन मारते हैं। कैपिटल गेन की जो कवरेज है सेक्शन 45(1) से लेकर 55 कैपिटल ए तक है। सेक्शन 45(1) इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। सॉरी। और चार्जिंग सेक्शन आपको ये बताता है कि किन किन कंडीशन के सेटिस्फाइड होने पर कोई भी इनकम इस चैप्टर के रूल्स के हिसाब से टैक्सेबल होगी। तो दो दो मेन कंडीशन है, एक तो देयर मस्ट बी कैपिटल एसेट और कैपिटल एसेट मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड। व्हाट इज ए कैपिटल एसेट इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 14, जो ऑलरेडी मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंड व्हाट इज ए ट्रांसफर इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 47, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको ये बता दिया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन, वन इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड अदर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 42 कैपिटल बी एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 29 कैपिटल बी। What is the definition of long term capital gain and short term capital gain? Short term capital gain is a gain which is arising from the transfer of a short term capital asset. Long term capital gain is a gain which is arising from the transfer of a long term capital asset. Now the question arises, what is a long term capital asset and what is a short term capital asset? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को हम अभी देखेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की जो डेफिनेशन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इज एसेट विच इज नॉट ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो ये जो चार डेफिनेशन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, तो लॉ मेकर्स ने बहुत कम शब्दों में एक डेफिनेशन दे के चारों के चारों आपको उसको समझनी है। तो कुल मिला के केवल लॉ मेकर्स ने शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की डेफिनेशन दी हुई है। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की डेफिनेशन क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इज एसेट विच इज हेल्ड बाय द एसेसी नॉट मोर देन 36 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर। यानी कि एग्जैक्टली 36 मंथ का शॉर्ट टर्म है, 36 मंथ से ऊपर क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होती है। हाउएवर इन सम एक्सेप्शनल केसेस द पीरियड ऑफ 36 मंथ शैल बी सब्स्टिट्यूटेड इनटू 24 मंथ एंड 12 मंथ। तो पहले हम 12 मंथ की बात कर लेते हैं। जितनी भी सिक्योरिटीज हैं अदर देन यूनिट लिस्टेड इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो सिक्योरिटीज में डिवेंचर्स भी आते हैं, सीएस भी आते हैं और बहुत सारी चीज़ें आते हैं, लेकिन हमें जो फिलहाल मतलब है वो सीएस और डिवेंचर से ही ज़्यादा मतलब है। तो जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उनके लिए 12 महीने का पीरियड है ये डिसाइड करने के लिए वेदर इट इज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। इसके अलावा जो यूनिट्स हैं इक्विटी ओरिएंटेड फंड की, वो एज इट इज याद रखना पड़ेगा। वैसे डेफिनेशन है कि व्हाट इज ए इक्विटी ओरिएंटेड फंड। तो ये इनकम टैक्स से ज़्यादा जो चर्चा का विषय है, ये बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट की चर्चा का विषय है। तो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, कोई ज़रूरत भी नहीं है मुझे, क्योंकि कभी भी इनकम टैक्स में वो आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं आएगा उसका कि आपको पहचानना पड़े कि इक्विटी ओरिएंटेड फंड क्या है क्या नहीं है। जब भी पहचानना पड़ेगा तो वहाँ आपको परिभाषा की जरूरत पड़ेगी, डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी। जहाँ सीधे नाम से आ जाएगा तो वहाँ डेफिनेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड की जो यूनिट्स हैं उनके लिए भी आपको 12 महीने का पीरियड है ये डिसाइड करने के लिए कि वेदर इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। और जीरो कूपन जो बॉन्ड्स हैं उनके लिए भी 12 महीने का पीरियड है ये डिसाइड करने के लिए कि वेदर इट इज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। दो चीज़ों के लिए 24 मंथ का पीरियड है ये डिसाइड करने के लिए, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी और शेयर्स इन अनलिस्टेड कंपनी, यानी कि जो डिबेंचर हैं अनलिस्टेड कंपनी के लिए उनके 36 मंथ का पीरियड होगा, और लिस्टेड है तो शेयर्स हो चाहे डिबेंचर हो 12 महीने का पीरियड होगा। लेकिन अगर अनलिस्टेड कंपनी के भी शेयर्स हैं तो उनके लिए 36 महीने की जगह 12 महीने का पीरियड कर दिया गया है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे। बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपने आराम से समझ भी लिया है वो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए स्टार्टिंग विद फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जिसे हम नाम देंगे सेल कंसिडरेशन का, उसमें से आप सबसे पहले डिडक्ट करेंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर लेस होने के बाद एक नया नाम आएगा नेट सेल कंसिडरेशन। दो जगह जरूरत पड़ेगी इसकी, उसके अलावा जरूरत नहीं पड़ती है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि अभी नेट सेल कंसिडरेशन में दो चीज़ रोमांस करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर हैं वो, और वो क्या है, एक तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट।
तो माइनस करने के बाद आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में नेट सेल कंसिडरेशन तक का पार्ट वही रहेगा, लेकिन इंस्टीड ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी डिडक्टेड, इंस्टीड ऑफ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट शैल बी डिडक्टेड और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। तो अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो डिफरेंस है वो केवल इंडेक्सेशन का है। क्यों इंडेक्सेशन देना पड़ता है वो मैंने आपको बता दिया था लॉजिक, कि अगर हम कोई 20 साल पुरानी कोई 1 लाख रुपए की हमने चीज़ खरीदी और आज 5 लाख रुपए की हमने सेल कर दी, तो मैथमेटिकली तो आपको 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जो इन रियल टर्म्स हैं मॉनेटरी, जो मनी की वैल्यू लगातार डिप्रिशिएट हो रही है, अगर उसे कंपेरिजन करें तो हो सकता है प्रॉफिट ना होकर लॉस हो जाए, क्योंकि 20 साल पहले जो 1 लाख की वैल्यू है थी, जरूरी नहीं है कि वो 5 लाख की भी वैल्यू हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 20 साल पहले की 1 लाख की वैल्यू को आज की वैल्यू में मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसी को हम इंडेक्सेशन कहते हैं। और उसके बाद आज की वैल्यू में से वो जो 20 साल पहले की 1 लाख की वैल्यू आज में कन्वर्ट होकर आई है उससे माइनस करना पड़ेगा। इंडेक्सेशन नंबर गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं और वो 1 अप्रैल 2001 से स्टार्ट हैं, यानी कि 2001 2002 प्रीवियस ईयर से स्टार्ट हैं, और बेस ईयर क्योंकि वो है तो 100 है उसका इंडेक्सेशन। जो करंट ईयर आपका 2020-21 है उसका 301 है। ये 2 याद रखने पड़ेंगे, इसके अलावा जो भी बीच के होंगे वो क्वेश्चन का पार्ट होंगे, वो आपको क्वेश्चन के साथ दिए रहेंगे। इंडेक्सेशन करना बड़ा इजी है। आपने जिस ईयर में प्रॉपर्टी परचेज की है या इम्प्रूवमेंट कराया है, उस कॉस्ट को आप उस साल के इंडेक्सेशन से डिवाइड कीजिए। जिस साल आप ट्रांसफर करते हैं, यानी कि करंट ईयर 2021, उस साल के इंडेक्सेशन से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो वैल्यू थी उस समय की वो आज की वैल्यू में कन्वर्ट होके आ जाएगी। अब क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि सर प्रॉपर्टी तो 2001 से पहले भी थी, तो उनका क्या होगा? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि जो प्रॉपर्टी 2001 से पहले की एक्वायर की हुई हैं, परचेज की हुई हैं, कंस्ट्रक्ट की हुई हैं, उसमें हम जो आपकी कॉस्ट लगी है या उनकी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, जो भी दोनों में ज़्यादा होगी, तो अगर देखा जाए कि आपने कोई 75 में मकान खरीदा है, मन से 20,000 रुपये का खरीदा है, तो 2001 में उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो 20,000 रुपये थोड़ी होगी, वो से हो सकता है कि 10 लाख रुपये हो। तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट ने वो इंडेक्सेशन कर रखा है, लेकिन इंडेक्सेशन करने का जो तरीका है वो फेयर मार्केट वैल्यू देके है, तो विच एवरेज हाई है, वो ज़्यादातर चीज़ों की हाईयर ही वैल्यू होगी। बहुत ही केस कम होंगे, जैसे शेयर हो गए आपके, तो हो सकता है आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हों और लगातार वो कंपनी गिरावट के दौर से गुजर रही हो और 2001 में उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू वो कम हो, तो उस केस में आप एक्चुअल कॉस्ट को इंडेक्सेशन कर लीजिए। अदरवाइज 99% केसेज में तो फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी, तो जब ज़्यादा होगी तो ज़्यादा वैल्यू का हमें इंडेक्सेशन मिल जाएगा। 100 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 301 से। जो इम्प्रूवमेंट है वो साफ साफ डेफिनेशन में लिख रखा है कि कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट डन बिफोर 1 अप्रैल 2001 इज कंप्लीटली टू बी इग्नोर्ड। अगर क्वेश्चन का पार्ट है 2001 से पहले की इम्प्रूवमेंट दी हुई है तो उसे हमें इग्नोर करना है, ऐसा मानेंगे हम कि वो इम्प्रूवमेंट है ही नहीं। जो 2001 के बाद की इम्प्रूवमेंट कॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ उसे ही कंसीडर करेंगे और उसे ही हम क्या करेंगे, इंडेक्सेशन करेंगे। तो जल्दी से बताइए कि ये चीज़ें अब मैंने रिवाइज करा दिया है अभी तक का जो वर्क था, तो कुछ पूछना हो किसी भी बच्चे को तो मेरे से पूछ सकते हैं। फिर मैं आज आपको ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में लिए चलता हूँ। थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन है, टेक्निकल इन द सेंस कि अगर आप लॉजिक पूछेंगे तो थोड़ा सा मेरे साथ आपको माइंड लगाना पड़ेगा। अगर रटना चाहते हैं तो 90% बच्चे रटते ही हैं, तो पता ही नहीं लगेगा कि क्या टेक्निकलिटी है क्या टेक्निकलिटी नहीं है। लेकिन मैं समझा के ही चलूँगा आपको एक एक वर्ड का मीनिंग, जिससे लोग का माइंड आप में डेवलप हो और प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप CA या CS बन के निकलें तो मनी अर्न करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जल्दी से बताइए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में चलते हैं। ये देखिए ट्रांसफ़र की डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ गई है। सेक्शन 2 क्लॉज 47 ट्रांसफ़र की डेफिनेशन आ गई है 2 क्लॉज 47। और यहाँ से काफ़ी कुछ आपको पता लगेगा कि
जो लॉ मेकर्स एक एक चीज़ रखते हैं किसी भी डेफिनेशन में, तो हर चीज़ का उसका एक लॉजिक होता है, कुछ ना कुछ कारण होता है। तो शुरू करते हैं ट्रांसफर की डेफिनेशन। ट्रांसफर इन रिलेशन टू ए कैपिटल एसेट इंक्लूड। सबसे पहले तो देखिए कि ट्रांसफर की जो डेफिनेशन है वो क्या दी हुई है, इंक्लूड्स करके दी हुई है। वो कैपिटल एसेट की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, जल्दी से मुझे बताइएगा। कैपिटल एसेट की जो डेफिनेशन थी, उस डेफिनेशन में क्या वर्ड लगे हुए थे, जल्दी से मुझे बताइएगा। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में क्या वर्ड लगे हुए थे? अभी तक मैं जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, कोई भी बच्चा जवाब नहीं दे पा रहा है। जल्दी से, इतने सारे बच्चे हैं। वेरी गुड, मनीषा का जवाब आ गया है। मीन्स करके डेफिनेशन थी, और ये मैं शुरुआत से आपको बता रहा हूँ, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। मीन्स और इंक्लूड डेफिनेशन में क्या अंतर होता है। मीन्स डेफिनेशन अगर कोई है तो बड़ी स्ट्रिक्ट सेंस में उसे आपको अडॉप्ट करना पड़ता है, ना थोड़ा सा ज़्यादा आप उसमें कोई चीज़ शामिल कर सकते, ना उसमें कुछ कम आप कर सकते। जो लिखा हुआ है आपको उसी तरीके से उसे पढ़ना है, और उस वर्ड का आपको जो अर्थ है उसी तरीके से निकालना है। लेकिन जब भी वर्ड आता है इंक्लूड्स, इसका मतलब है कि जो हम आपको बता रहे हैं ये कुछ स्पेशल मीनिंग है, हो सकता है जो आप नहीं जानते हो, लेकिन इसके अलावा कुछ जो हमारे बोलचाल की भाषा में वर्ड मीनिंग निकल के आता है ट्रांसफर का, तो वो सारी बातें भी उसके अंदर शामिल होंगी, अगर वो आपको इन जो 6 पॉइंट हैं इसमें ना मिलें। तो ऐसा नहीं है कि ये 6 पॉइंट ही ट्रांसफर हैं, इसके अलावा जो आम बोलचाल की भाषा में हम वर्ड का मतलब निकालते हैं तो वो भी शामिल होगा। तो इंक्लूड्स की जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से ली जाती है, उसका इस तरीके से मतलब निकाला जाता है। तो सबसे पहले ट्रांसफर इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट इंक्लूड सेल, एक्सचेंज और रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट। सबसे पहले ट्रांसफर क्या है, सेल है। और जब भी वर्ड ट्रांसफर आता है हमारे सामने तो हम उससे सेल के साथ ही रिप्लेस करते हैं ऑटोमेटिकली। अगर आप सोचें कभी भी तो ट्रांसफर की जगह सेल वर्ड इस्तेमाल कर दिया, सेल की जगह ट्रांसफर वर्ड इस्तेमाल कर दिया। लेकिन लॉ में अगर हम बात करें इनकम टैक्स में कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर, तो ट्रांसफर हैज ए वाइडर मीनिंग, यानी कि ट्रांसफर में सेल शामिल है, सेल में ट्रांसफर नहीं है। यानी कि एवरी ट्रांसफर इंक्लूड सेल बट एवरी सेल डज नॉट इंक्लूड ट्रांसफर। ट्रांसफर में बहुत सारी और भी चीज़ शामिल है, सेल उसका एक पार्ट है। अब अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, जब केस स्टडी लगती है, कोर्ट में केस जाता है, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे तो एक एक वर्ड का, एक एक कॉमे का पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। तो अब देखा जाए कि इससे सेल क्या है। अब किसी भी लॉ को पढ़ने के लिए कल को आप प्रैक्टिस करेंगे और कोई केस फंस जाए तो अब ये सेल क्या है। अब सबसे पहले जिस लॉ को आप पढ़ रहे हैं, यानी कि इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, कैपिटल गेन पढ़ रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि क्या सेल डिफाइंड है इनकम टैक्स में। अगर सेल डिफाइंड है इनकम टैक्स में तो जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली आप देखिए कि क्या क्या शर्तें हैं सेल की, क्या क्या कंडीशंस हैं, और कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं आपके केस में या नहीं हो रही हैं। और अगर डिफाइंड नहीं है, जैसे कि सेल इज नॉट डिफाइंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, सेल की कोई डेफिनेशन इनकम टैक्स में नहीं है, तो किसी और एक्ट में सेल डिफाइंड है क्या, हमें उस एक्ट से बोरो करना पड़ता है। तो जो सेल है वो 2 जगह डिफाइंड है जी, वो 2 जगह डिफाइंड है। एक तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में डिफाइंड है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में डिफाइंड है सेल, और एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइंड है। टीओपी लिख रहा हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइंड है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सब लोग आप फाउंडेशन में, CSET में थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं, तो मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में डिफाइंड है। और ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए डिफाइंड है। यानी कि जब भी केस फंसेगा, आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, जब भी किसी केस को कोई केस आया, कोई क्लाइंट आपके पास आया और जो उसने ट्रांजैक्शन की, क्या वो सेल है या नहीं है, क्योंकि अगर सेल होगी तो भी वो ट्रांसफर होगा, तभी कैपिटल गेन लगेगा। तो आपको अगर टैक्स बचाना है तो कोशिश करनी है कि जो ट्रांजैक्शन है वो किसी तरीके से सेल साबित ही ना हो, कुछ ना कुछ टेक्निकल बातें ढूंढिए उसमें,
तो टेक्निकल बातें जो हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सेल डिफाइंड है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए डिफाइंड है आपका ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में। अब मैं इससे ज़्यादा डिटेल यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिलहाल मेरा जो पर्पज है वो आपको जो CSE एग्जीक्यूटिव है और आपका CA इंटर है उसके लिए तैयार करना है, क्योंकि अदरवाइज तो अगर मैं इसी को डिफाइन करने लगूँ तो 2-3 क्लासेस इसी में लग जाएंगी, तो शायद तब भी पूरा ना हो, इतनी डिटेल होती है। केवल फिलहाल मैंने आपको लॉ को पढ़ने का तरीका डेवलप कर रहा हूँ, जिससे आप तैयार हो जाएं एक परफेक्ट CA या CS बनने के लिए। और वो धीरे धीरे करके डेवलप होता है, एक ही दिन में वो भी डेवलप नहीं होता है। तो सेल जैसे वर्ड आया तो मैंने आपको बता दिया कि सेल इज नॉट डिफाइंड अंडर इनकम टैक्स। तो सेल के लिए आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कंडीशन चेक करनी है, अगर वास्तव में सेल है या नहीं है तो सेल तो गुड्स एक्ट देखना पड़ेगा, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट देखना पड़ेगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ क्वेश्चन करते वक्त भी हमें इतनी डिटेल में जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ तो अभी हमने पिछली क्लास में 2-3 क्वेश्चन करे हैं, कोई पहचानना नहीं होता आपको। ये समझ लीजिए जब भी लो ऊपर ऊपर से पढ़ाने और डिटेल में पढ़ाने में बड़ा अंतर होता है। जब भी चीज़ें आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आएंगी, पहचानने के लिए आएंगी, वहाँ नॉलेज चाहिए है आपको, वहाँ एक एक चीज़ का पोस्टमार्टम चाहिए आपको। लेकिन जहाँ चीज़ें पहचानने के लिए नहीं आएंगी तो वहाँ इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि जिससे कि आपको जो आगे की थ्योरी है वो समझने में भी आसानी रहे और एक एक चीज़ का मैं लॉजिक आपको समझा पाऊँ, उसके लिए ज़रूरी है। जहाँ तक न्यूमेरिकल पार्ट के लिए है ज़रूरी नहीं है, लेकिन पेपर में थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही आते हैं, MCQ बेस्ड भी आते हैं, तो वहाँ आपको ये ज़रूरी है। न्यूमेरिकल के लिए ज़रूरी नहीं रहेगा। और बच्चे के माइंड में क्या रहता है कि न्यूमेरिकल अगर हो रहे हैं तो हमारे चैप्टर क्लियर है, और वो थ्योरी को इग्नोर करता है, थ्योरी पे उतनी ज़्यादा अच्छी तरह से सीरियसली वो वर्क नहीं करता है। इसी वजह से उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो नंबर हैं वो काफ़ी कम रह जाते हैं। उसे लग रहा है कि मैं तो सब चीज़ तैयार है। न्यूमेरिकल देख बहुत छोटा सा पार्ट है, अदरवाइज मेन जो कॉन्सेप्ट है वो थ्योरी के अंदर ही है। अब बात आती है सेल, दूसरा है एक्सचेंज। अब मैं इसका रीजन बताऊंगा कि एक्सचेंज को क्यों ट्रांसफर में शामिल किया गया है। खाली सेल वर्ड से क्यों काम नहीं चला? लॉ मेकर ये भी कह सकते थे ट्रांसफर इंक्लूड सेल। जब आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में देखते हैं तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में क्या बार्टर सिस्टम को सेल माना जाता है? जल्दी से जवाब दीजिए, आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। क्या बार्टर सिस्टम को सेल माना जाता है एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट? जल्दी से जवाब दीजिए कि क्या बार्टर सिस्टम को, एक्सचेंज को सेल माना जाता है एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट? जवाब अभी आ नहीं रहे हैं। आ गया है, मनीषा का जवाब आ गया है, नो सर। वेरी गुड। एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बार्टर सिस्टम इज नॉट कंसीडर्ड एज ए सेल। तो अगर लॉ मेकर्स खाली सेल वर्ड इस्तेमाल करते यहां पर, तो जो बार्टर सिस्टम में हम लोग करते हैं उसके ऊपर तो कैपिटल गेन लग ही नहीं सकता था, क्योंकि वो सेल ही नहीं है। इस वजह से बहुत सावधानी पूर्वक इन्होंने एक्सचेंज को भी ट्रांसफर की डेफिनेशन में शामिल कर दिया। लॉ मेकर बड़े क्लियर हैं इनकम टैक्स के कि अगर आप अदला बदली करेंगे चीज़ों की, हम उसके ऊपर भी कैपिटल गेन लगाएंगे। दो बंदे हैं, सपोज कीजिए दोनों के पास अपनी अपनी हाउस प्रॉपर्टी है, अपनी प्रॉपर्टी पसंद नहीं है, दूसरी की प्रॉपर्टी पसंद है, दोनों तैयार हो जाते हैं, या मैं तेरी प्रॉपर्टी ले लेता हूं तो मेरी प्रॉपर्टी ले ले। दोनों की वैल्यूएशन ये मान लीजिए चलिए सेम है, तो दोनों ने अदला बदली करी बस मकान की, तो क्या उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा? इन इनकम टैक्स आंसर इज यस। यानी कि आप एक्सचेंज करेंगे तो भी वो ट्रांसफर माना जाएगा, ऑल्दो वो सेल की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट। कोई बताएगा मुझे रिलिंक्विशमेंट किसे कहते हैं? इंग्लिश का एक सिंपल वर्ड है ये, उसे ही उठा के हमने यहाँ रखा है। तो रिलिंक्विशमेंट किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए, कोई मुझे बताए तो। रिलिंक्विशमेंट ये कहा जाता है गिफ्ट को, ये कहा जाता है गिफ्ट को। यानी कि अगर कोई चीज़ आप गिफ्ट करेंगे तो वो भी ट्रांसफर की डेफिनेशन में इंक्लूड करी है, वो भी इन्होंने ट्रांसफर की डेफिनेशन में इंक्लूड करी। मनीषा का जवाब था टू लीव। वेरी गुड। तो लीव से छोड़ देना, अपना राइट छोड़ देना।
तो गिफ्ट भी उसी सेंस में यूज होता है कि आपने कोई चीज़ छोड़ दी, किसी को दान दे दी, किसी को गिफ्ट कर दी, तो उसे कहा जाता है रिलिंक्विशमेंट। तो अगर आपने कोई चीज़ गिफ्ट करी है विदाउट एनी मॉनेटरी कंसिडरेशन, तो क्या वो चीज़ सेल की डेफिनेशन में कवर्ड है? आप सब लोग सेल्स और गुड्स एक्ट पढ़ के आए हैं पहले की स्टेज पर, तो क्या वो कवर्ड है? आंसर इज नो। तो जब वो कवर्ड है नहीं, अगर वो कवर्ड होता तो लो मेकर अलग से एक्सचेंज यूज नहीं करते, लो मेकर अलग से रिलिंक्विशमेंट यूज नहीं करते। अगर एक वर्ड से उनका काम चल रहा है तो डिफरेंट वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे जब उसी वर्ड से काम चल रहा है। लेकिन खाली सेल से काम नहीं चल रहा, वो अपने कॉन्सेप्ट में बड़े क्लियर हैं कि अगर आप गिफ्ट करेंगे हम तब भी कैपिटल गेन टैक्स लगाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं उस चीज को। तो इस वजह से उन्होंने रिलिंक्विशमेंट भी वर्ड इस्तेमाल किया है। आज आप सेक्शन 2 क्लॉज 47 में पढ़ रहे हो कि गिफ्ट इज ए ट्रांसफर। अभी आज ही या नेक्स्ट क्लास में जब मैं सेक्शन 46 एंड 47 पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पर पढ़ाऊंगा गिफ्ट इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। कभी आप कहें यार सर आज शायद पढ़ के आ गए हैं और कल तो बता रहे थे गिफ्ट ट्रांसफर है और आज बता रहे हैं गिफ्ट ट्रांसफर नहीं है। तो मुझे आज से ही पता है कि मैं आज क्या पढ़ा रहा हूँ और थोड़ी देर बाद या कल की क्लास में आपको क्या पढ़ाऊँगा, और उसे फिर मैं डिफरेंस समझाऊंगा भी कि लो मेकर्स ने पहले गिफ्ट को ट्रांसफर माना है और फिर गिफ्ट को उन्होंने ट्रांसफर नहीं माना। लो का यही तरीका रहता है। थोड़ा सा टेक्निकली तरीका बढ़ जाएगा आपका पूरे इनकम टैक्स का, और वो ज़रूरी है जिससे आप खुद ब खुद भी इंटरप्रिटेशन निकाल सकें। जब आप सैलरी पढ़ रहे थे, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे इंटरप्रिटेशन की कोई गुंजाइश नहीं थी। वहाँ सीधा सीधा लो था, रूल्स हैं, रटिए और क्वेश्चन कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन सारा का सारा खेल आपको थ्योरी को अंडरस्टैंड करने का है कि आप थ्योरी को अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो रिलिंक्विशमेंट क्या होता है? गिफ्ट होता है। फिलहाल इन्होंने गिफ्ट को ट्रांसफर माना है और किसी और सेक्शन में जाके उसे मना कर दिया कि गिफ्ट इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। तो उसके लॉजिक में बताऊंगा कि पहले मानने का कारण क्या था और फिर उसे छोड़ने का कारण क्या था। सेकंड पॉइंट है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर है। ये मैं किसी केस स्टडी के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी एक्सप्लेन करूंगा तो जो एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में नहीं आ पाएंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कंपल्सरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ। ये चीज इन्होंने क्यों शामिल करी है ये भी समझ लीजिए। कंपल्सरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ, किसी भी लॉ में अगर कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है उसे भी लॉ मेकर्स कह रहे हैं ये जो ट्रांसफर है जी। देखिए कंपल्सरी एक्विजिशन में क्या, जैसे गवर्नमेंट ही कर सकती है कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, तो क्या गवर्नमेंट क्या कंसिडरेशन नहीं देती? जितने भी हाईवे बना रही है, आप रोजाना सुनते होंगे कभी कहीं का हाईवे बन रहा है, कभी कहीं का हाईवे बन रहा है, तो किसानों की जो ज़मीन है वो ली जाती है। किसान नहीं भी तैयार होते हैं लेकिन लो बना के उसके कंपल्सरी एक्वायर किया जाता है जनहित में, पब्लिक एट लार्ज के बेनिफिट में कि हाईवे ज़रूरी हैं। तो बताइए आप कि क्या गवर्नमेंट पैसा नहीं देती उसमें? जल्दी से बताइए कि क्या कंपल्सरी एक्विजिशन में गवर्नमेंट पैसा देती है या नहीं देती है? जल्दी बताइए। देती है। मनीषा का जवाब आया कि देती है। मनीषा, मीनाक्षी सभी का जवाब आया कि देती है। वेरी गुड। तो जब देती है तो क्या वो सेल नहीं है? अगर वो देती है तो क्या वो सेल नहीं है? सेल में भी क्या होता है, आप अपनी गुड्स देते हैं और बदले में कंसिडरेशन मिलता है आपको। तो क्या वो गुड्स क्या वो सेल नहीं है? मनीषा कह रही है वॉलंटरली नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। सेल अगर आप देखेंगे तो सेल इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सेल एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन देखेंगे कि फ्री कंसेंट से होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जब तक चीज वॉलंटरली नहीं होगी, तो जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो सेल की डेफिनेशन में भी फॉल नहीं कर सकती है। तो लॉ मेकर्स को बड़ा क्लियर है कि अगर हम कंपल्सरी एक्विजिशन हम अलग से नहीं डालेंगे तो व्यक्ति उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कैपिटल गेन देने के लिए दो शर्तें जरूरी हैं। कैपिटल एसेट होना जरूरी है और कैपिटल एसेट मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड होना जरूरी है। और क्योंकि कंपल्सरी एक्विजिशन डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर, सो नो कैपिटल गेन शैल अराइज। इस वजह से इन्होंने
बहुत क्लियर कट अलग से लाइन बना के डाला है, अलग से क्लोज बना के डाला है कि कंपलसरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ को भी हम क्या मानेंगे, ट्रांसफर मानेंगे। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताइए कि सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है या नहीं है। एक एक चीज का मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूं जिससे आपको लॉ की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में ही कि अब आगे के जो इनकम टैक्स है वो दो तरीके से पढ़ी जा सकती है। रट के काम चला लीजिए, सीधे बस बच्चों को लगता है कि न्यूमेरिकल हो रहे हैं तो हमारा काम चल रहा है, लेकिन वो एक परफेक्ट तरीका नहीं है। साथ के साथ न्यूमेरिकल होंगे। आज मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करा दिया, आपके माइंड में भी गलतफहमी आ रही है कि हाँ ठीक चल रहा है। लेकिन अगर आपको रिटेंशन रखनी है, लंबे समय तक रिटेंशन रखनी है कॉन्सेप्ट की, तो उसके लिए समझना ज़्यादा जरूरी है। सभी बच्चे, आप चाहे 11th-12th की बात कर लें, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लें, एक ही बीमारी से परेशान है कि सर रिटेन नहीं रह पाता, हम याद करते हैं भूल जाते हैं। ये क्यों है? क्योंकि आप याद करते हैं इसलिए भूल जाते हैं। अगर आपने समझा होता तो उसे लंबे समय तक रिटेन किया जा सकता था। मैं ये नहीं कह रहा कि उसे नहीं भूलेंगे, लेकिन क्या होता है अगर आप याद करा, कल भूल गए, आपने समझा तो 1 महीने बाद भूलेंगे। तो उसमें आपके जो रिविजन्स हैं वो आपको थोड़ा लंबे समय में भी कर लेंगे तो भी आपके टिकी रहेगी। तो चलिए यहाँ तक आप बताइए कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अगली जो क्लोजेज हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आप अपने आप को सीए और सीएस मानिए। अब आप स्टूडेंट नहीं हैं, अब अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी मानिए। एज ए क्लाइंट मैं आपके पास आता हूँ एक अपनी समस्या लेके आता हूँ। देखिएगा मेरे पास एक लैंड है, मेरे पास क्या है? एक लैंड है। 30 साल पहले मैंने परचेज की थी और उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, यानी जो मैंने परचेज की थी वो थी 1 लाख, वो थी 1 लाख। इट क्लियर? 30 साल पहले परचेज की थी मैंने। आज यानी कि टुडे, आज उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो है 1 CR, 1 करोड़ है। आई वांट टू सेल दिस लैंड, मैं लैंड को बेचना चाहता हूं। तो मोटा मोटा कैपिटल गेन कितना आएगा? ठीक है ना? कैपिटल गेन कितना आएगा? 1 CR माइनस 1 लाख। मैं मोटा मोटा बात कर रहा हूं केवल कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। वह तो 1 लाख रुपए का इंडेक्सेशन भी होगा, ठीक है ना, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन मोटा मोटा यानी कि सेल में से सीधे कॉस्ट घटा दीजिए तो जो डिफरेंस है वो कैपिटल गेन आ जाता है। तो ये आ जाएगा 99 लाख, ये आ जाएगा 99 लाख। सभी बच्चे इस बात को समझ रहे हैं? जल्दी से बताइए, सभी बच्चे इस बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? फिर मैं आगे अपना क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं तो क्लाइंट हूँ, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, आप मुझे एडवाइस करेंगे। चलिए अब मैं आपके सामने आता हूँ, अपनी समस्या को रखता हूँ। समस्या नहीं है बल्कि मैं चाहता हूँ कि सर मैं कैपिटल गेन नहीं देना चाहता, कोई तरीका बताइए। मैं कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना चाहता हूँ, कोई तरीका मुझे सजेस्ट कीजिए। तो कोई तरीका है आपके पास? जल्दी से बताइए, क्या कोई तरीका आपके पास है? इज एनी आइडिया टू एस्केप कैपिटल गेन टैक्स? नंबर 1 तरीके से ही बचाना है, गवर्नमेंट को ट्रांजैक्शन दिखलानी भी है, और कुछ ऐसा आप सजेस्ट कीजिए, राय दीजिए कि गवर्नमेंट की आंखों के सामने ही तकनीकी बातों का यूज करके हम कैपिटल गेन टैक्स से बच जाएं। जल्दी से बताइए मुझे, इज एनी आइडिया? क्या कोई आइडिया है आपके पास? अब देखिए ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे आप, कि कोई आइडिया ही नहीं है आपके पास। जब भी इस तरह के केस होते हैं, अब 90 वहाँ पे फीस नहीं होती किसी सीए की या किसी सीएस की, वहाँ तो सौदेबाजी होती है, मैं बचा लूँगा 25% मैं लूँगा।
जब आप में कुछ एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन को झेलने की आदत पड़ जाएगी तो वहाँ बहुत पैसा कमाएंगे आप। आपको पता है कि कोई नहीं कर पाएगा इस चीज़ को, लेकिन मैं कर सकता हूँ, मेरे दिमाग में आइडिया है। तो वहाँ पर क्लाइंट आपको 25% 50% भी वो दे देगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को देने से अच्छा आपको फीस ही दे दे वो। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आपके पास जो लैंड है वो एक कैपिटल एसेट है, और जो आप करेंगे यानी कि बेचेंगे तो वो ट्रांसफ़र है। तो दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं इस ट्रांजैक्शन में। जब दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अब किसी भी तरह आइडिया करके आप इन दोनों चीज़ों को मैच मत कराइए। तो जब ये केस पहली बार हुआ तो क्लाइंट अपने सीए के पास गया, तो एक सीए ने उसे एडवाइस किया, जो लैंड है, जो आपके पास कैपिटल एसेट है, इसे कन्वर्ट करो स्टॉक इन ट्रेड में। इसे कन्वर्ट करो स्टॉक इन ट्रेड में। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? जिसमें आप लेन देन का व्यवसाय करते हैं। आप ही बताइए मुझे, मेरे पास सपोज कीजिए 2 मकान हैं, दोनों मकान मेरी कैपिटल एसेट है, मैं तो रहता हूँ उसमें, या इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ले रखा है, अभी मैं खरीदने बेचने का तो काम नहीं करता हूँ उसमें। क्या मैं फ्यूचर में प्रॉपर्टी डीलर का वर्क शुरू नहीं कर सकता क्या? जल्दी से बताइए कि क्या आज मैं एक टीचर की हैसियत से हूँ और मैं 1 साल बाद 2 साल बाद प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में भी उतरना चाहता हूँ, तो क्या मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम स्टार्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? जल्दी से मुझे इसका जवाब दीजिए, कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? तो सभी का जवाब आ रहा है, क्यों नहीं कर सकते सर? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो अगर मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू करूँगा तो मेरे पास कुछ लैंड होनी चाहिए, कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो क्या मुझे बाहर से ही खरीदनी पड़ेगी, या जो मेरे पास एग्जिस्टिंग है उन्हें भी बेच के काम चला सकता हूँ? जल्दी बताइए मुझे, क्या मुझे बाहर से ही परचेज करनी पड़ेगी, या जो मेरे पास एग्जिस्टिंग है पहले उन्हीं से काम स्टार्ट करके देखूँ? मैं कर सकता हूँ। तो जब उन्हीं से काम स्टार्ट करके देखूंगा तो जो चीज़ें पहले मेरी कैपिटल एसेट थी उन्हें स्टॉक इन ट्रेड में बदलना पड़ेगा मुझे। अकाउंटेंसी की अब जरूरत पड़ेगी, अकाउंटिंग नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। तो आप मुझे बताइए, सभी बच्चे अकाउंट्स के भी काफ़ी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि जब कोई एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया जाता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या पास होती है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा है। जर्नल एंट्री जो 11th में आपको सिखा दी जाती है, रटा दी जाती है, और उसके बाद तो आपको 3-4 साल हो गए, आप तो हंसी खेल के समान है कि कोई भी ट्रांजेक्शन आपको दी जाए और उसकी जर्नल एंट्री आप आराम से बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन मैंने पूछा है कि अगर आपके पास कोई एसेट है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी जब आप स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करेंगे। आपको ये जर्नल एंट्री तो आती है कि अगर कोई बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, आप कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो जर्नल एंट्री तो आप खेलते हैं आराम से। तो जल्दी से बताइए कि जर्नल एंट्री क्या बनेगी? मनीषा का जवाब है स्टॉक डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बाकी बच्चे भी जवाब दीजिए कि एंट्री सही है या नहीं है। जल्दी से जवाब दीजिए, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जल्दी से जवाब दीजिए, ये एंट्री सही है या नहीं है? सही है, इसी का ने भी कंफर्म कर दिया ये सही है। ये डिपेंड करेगा कि आप ऑलरेडी बिजनेस में थे या नहीं थे। जो मनीषा का जवाब है वो सही है। अगर आप स्टॉक एंड ट्रेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट जो मैंने समस्या आपके सामने रखी है उसके हिसाब से बिल्कुल सही है। कितने अमाउंट से मैं इसे डेबिट करूं वो क्रेडिट करूं? बताइए। आपने ली थी 1 लाख रुपए की, लेकिन आज की तारीख में मार्केट वैल्यू है 1 करोड़। जल्दी से बताइए कितने अमाउंट से मैं इसे डेबिट क्रेडिट करूं? वेरी गुड मनीषा, 1 CR से ही होगी, आज की शेयर मार्केट वैल्यू से ही होगी। अब मैं जब ये लैंड, ये जो स्टॉक एंड ट्रेड है बेसिकली क्या है? लैंड है,
ये स्टॉक इन ट्रेड क्या है, लैंड है, इसे मैं सेल करूंगा, तो एंट्री बताइए कि सेल करने पे क्या होगी, ये तो हुई कन्वर्जन पर, ये तो हुई कन्वर्जन पर एंट्री। अब जो सेल करूंगा, सेल ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड पर एंट्री क्या होगी, जल्दी से बताइए, सेल ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड पर एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, रेट के लिए ये 1 CR होगी। आप मुझे बताइए कि अगर मैंने जब कन्वर्ट किया है अपनी लैंड को स्टॉक एंड ट्रेड पर, जब कन्वर्ट किया है अपनी लैंड को स्टॉक एंड ट्रेड पर, उस समय लैंड कैपिटल एसेट थी या नहीं थी, जल्दी से जवाब दीजिए। उस समय जो लैंड है वो कैपिटल एसेट थी या नहीं थी, जिस समय व्हेन आई कन्वर्टेड माय लैंड इनटू स्टॉक एंड ट्रेड, एट दैट टाइम वेदर लैंड इज ए कैपिटल एसेट और नॉट, आंसर इज यस। लेकिन वेदर कन्वर्जन ऑफ ए कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड ट्रीटेड ए ट्रांसफर, क्या ये चीज सेल है, क्या ये चीज एक्सचेंज है, क्या ये चीज रिलिंक्विशमेंट है, क्या ये चीज कंपल्सरी एक्विजिशन है, क्या जो मैंने ट्रांजैक्शन की, क्या ये चीज ट्रांसफर की डेफिनेशन में किसी भी तरीके से आ सकती है, आंसर इज नो। यानी कि एट दैट टाइम नो कैपिटल गेन सेल अराइज बिकॉज बोथ कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड। नाउ अगले ही दिन जब मैंने कन्वर्ट कर दी, अगले ही दिन मैंने उस स्टॉक एंड ट्रेड को सेल कर दिया, उस स्टॉक एंड ट्रेड को सेल कर दिया। स्टॉक एंड ट्रेड की वैल्यू क्या है, 1 करोड़, बेचने पे भी कितना आ रहा है, 1 करोड़। अब जब मैं बेच रहा हूं तो दिस इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर, बट स्टॉक एंड ट्रेड इज नॉट ए कैपिटल एसेट। दिमाग लगाइए, समझिए, सोचिए कि मैं क्या समझा रहा हूं। इस डेफिनेशन में इतना समय लगा रहा हूं, इतना समय कोई नहीं लगाएगा। सिंपल आपको पढ़ाते चले जाएंगे कि रट लीजिए और सीधे क्वेश्चन पर आ जाएंगे। वो तरीका नहीं है किसी भी लोग को पढ़ने का। जल्दी बताइए कि जब स्टॉक एंड ट्रेड को बेचा जा रहा है तो बेचना ट्रांसफर की डेफिनेशन में आता है, लेकिन वेदर स्टॉक एंड ट्रेड इज ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट और नॉट। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पर क्या है, कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड बट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक एंड ट्रेड। अब जब ये स्टॉक एंड ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है तो अब भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लग सकता। जिस समय आपने कन्वर्ट करा उस समय कैपिटल एसेट थी, लेकिन जो ट्रांजैक्शन आपने यानी कन्वर्जन को हम ट्रांजैक्शन कह रहे हैं वो ट्रांसफर की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती है। और जिस समय आपने बेचा तो बेचना यानी ट्रांजैक्शन ये ट्रांसफर है, लेकिन स्टॉक एंड ट्रेड आपकी कैपिटल एसेट नहीं है। तो दोनों ही समय आप कैपिटल गेन टैक्स से बच गए और आपकी प्लानिंग कामयाब हो गई। इतना छोटा सा दिमाग लगाना था। बताइए मुझे, जो मैंने प्लानिंग करी टैक्स प्लानिंग, वो परफेक्ट टैक्स प्लानिंग है या नहीं है? गवर्नमेंट की आंखों के सामने ही मैं काम कर रहा हूं, अब गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। इसे कहते हैं टेक्निकली किस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में एक एक चीज का पोस्टमार्टम किया जाता है। जल्दी से बताइए, ये प्लानिंग आपको समझ में आ गई है या नहीं आई है? ये प्लानिंग आपको क्लियर हो गई है या नहीं हुई है? तो जब ये काम हो गया, आप ये बताइए, जब भी पहली बार होगा काम तो उस समय तो माइंड की जरूरत है, यानी कि किसी भी सीए ने किसी भी वकील ने माइंड लगाया होगा। लेकिन अब आप और हम तो रट लिया, अब तो कोई भी प्लानिंग कर देगा। तो क्या गवर्नमेंट इसे छोड़ देगी ओपन, भैया बिना दिमाग के भी आप प्लानिंग कर लो, कोई बात नहीं है, अलाउड है? तो हर एक कोई ऐसा कर देगा, फिर तो कैपिटल गेन गवर्नमेंट को मिलने का ही नहीं। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने 4th पॉइंट भी ट्रांसफर की डेफिनेशन में जोड़ दिया। इन ए केस where the asset is converted by the owner thereof into or treated by him as a stock in trade of a business carried on by him, such conversion or treatment। यानी कि लॉ मेकर ये कह रहे हैं ट्रांसफर इंक्लूड्स कन्वर्जन ऑफ ए कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि कन्वर्जन ऑफ ए कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड नाउ ट्रीटेड एज ट्रांसफर। बताइए, अब क्या कोई व्यक्ति
ऐसा करके कैपिटल गेन बचा सकता है? नहीं बचा सकता, क्योंकि जिस समय ये बचाया गया था उस समय कन्वर्जन ट्रांसफर नहीं था, इस वजह से कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगा था। लेकिन गवर्नमेंट, अब अगर आप कन्वर्ट करोगे तो गवर्नमेंट कह रही है ना कि जो आप काम कर रहे हो, जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो, कन्वर्जन की जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो वो ट्रांसफर है और लैंड आपकी कैपिटल एसेट है। तो जब दोनों चीजें मैच कर रही हैं तो यू हैव टू पे कैपिटल गेन टैक्स टू द गवर्नमेंट। समझ आ गई बात आपके कि ये क्लोज क्यों आई है? जल्दी से बताइए कि क्या आपको समझ में आ गई है कि ये जो पॉइंट नंबर 4 है किस कमी को दूर कर रहा है? एक एक चीज का रीजन है, तो रीजन के साथ आपको मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप बताइए कि ये चीज आपको क्लियर हो गई है या नहीं हो गई है। जल्दी से जवाब अपना भेजना स्टार्ट कीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। चलिए, जवाब आने स्टार्ट हो गए हैं कि आपको क्लियर हो गया है, बहुत अच्छी बात है। पॉइंट नंबर 5 देखिएगा, हर चीज का एक रीजन है, मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ ए जीरो कूपन बॉन्ड। आप ये बताइए, जीरो कूपन बॉन्ड एक कैपिटल एसेट है नहीं है? है। वो एक अलग बात है कि जीरो कूपन बॉन्ड पर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए 36 महीने का पीरियड नहीं लगते, 12 महीने का पीरियड लगता है, इतनी सी तो बात है। अदरवाइज ये अपने आप में एक कैपिटल एसेट है। जीरो कूपन बॉन्ड इस तरह सोच लीजिए, शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, इसी तरह से कुछ कंपनियां जीरो कूपन बॉन्ड इशू करती हैं, उसमें पूरे लाइफ टाइम में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अब आप कहेंगे कि यार जो पैसा लगा रहा है उसे क्या फ़ायदा? केवल इतना फ़ायदा है कि बार बार इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। माना 100 रुपये का बॉन्ड है, आपको से 60 रुपये में दे दिया और रिडीम आपका 100 रुपये में होगा, तो 40 रुपये जो एक्स्ट्रा मिल रहा है उसे आप इंटरेस्ट मान लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी इशू कर सकती है, तो इसकी एक डेफिनेशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनियां होती हैं लाइक डीएलएफ है, जो लोग रोड वगैरह बनाती हैं, सड़कें बनाती हैं, तो उस तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिल्डिंग बनाती हैं, तो उस तरह की जो कंपनियां हैं वो इशू कर सकती हैं। मैं थोड़ा सा हिंट दे दिया आपको, अदरवाइज डेफिनेशन है इसकी। तो मेरे पास जीरो कूपन बॉन्ड है, मैं आपको बेचना चाहता हूँ, ठीक है, सेल करूंगा, ट्रांसफर करूंगा, कैपिटल गेन लग जाएगा। लेकिन रिडेम्पशन इन्होंने क्यों शामिल करा है? क्योंकि कुछ अदालतें कहती थी कि रिडेम्पशन जब होता है तो आपने बेचा किसे? बेचा तो है ही नहीं, तो जब रिडीम हो रहा है तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो लॉ मेकर्स ने रिडेम्पशन को भी, मैच्योरिटी और रिडेम्पशन, क्योंकि ये दो वर्ड ऐसे हैं कि आप इसे बेचते नहीं हैं, जब समय पूरा हो जाता है तो कंपनी आपका पैसा वापस कर देती है, और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो टैक्स लगाना चाहता है। आप ये दलील देते हो कि जी मैच्योरिटी रिडेम्पशन तो सेल है नहीं, एक्सचेंज है नहीं, तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो वो दलील आपकी ना चल पाए, इस वजह से इन्होंने ये कह दिया मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ ए जीरो कूपन बॉन्ड इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर। सेल ऑफ ए जीरो कूपन बॉन्ड को नहीं माना इन्होंने, अलग से देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेल तो पहले पॉइंट में ही कवर्ड है। सेल तो पहले पॉइंट में ही कवर्ड है, वो हर चीज की सेल कवर्ड है। लेकिन मैच्योरिटी और रिडेम्पशन क्योंकि कवर्ड नहीं था, तो इस वजह से इन्होंने अलग से पॉइंट बना के दे दिया कि जीरो कूपन बॉन्ड की मैच्योरिटी और रिडेम्पशन को भी हम क्या मानेंगे? ट्रांसफर मानेंगे, उसके ऊपर भी कैपिटल गेन टैक्स लगाएंगे। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताइए कि ये क्लियर है या नहीं है। जल्दी से मुझे बताइए कि ये चीज क्लियर है या नहीं है। अगली दो क्लॉजेज भी काफी इंपॉर्टेंट हैं, अगली दो क्लॉजेज भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। जल्दी से मुझे बताइए कि जीरो कूपन बॉन्ड की मैच्योरिटी रिडेम्पशन का जो रीजन है वो सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इतना वेट मत कराइए बेटा। आई थिंक कुछ स्टूडेंट एंड पर शायद मैसेज भेजने में दिक्कत आ रही है क्या आपको? मुझे ऐसे ही लग रहा है, नहीं तो इतना टाइम लगाते नहीं हैं आप लोग, इतना टाइम आप बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं, जल्दी से जल्दी आप जवाब भेजते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए मैं आगे की पॉइंट नंबर 6, क्लॉज नंबर 6 और क्लॉज नंबर 7 को भी एक्सप्लेन करता हूं।
क्लोज नंबर 6 ये क्यों आई है? ये क्यों आई है? देखिए क्या है, एक सेक्शन है 53 कैपिटल ए ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में, एक सेक्शन है 53 ए ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक सेक्शन 53 कैपिटल ए है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। जैसे मैंने आपको बताया ट्रांसफर इंक्लूड सेल, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो सेल आपको देखनी पड़ेगी एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो आपको देखनी पड़ेगी ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में। तो वहां की कुछ कंडीशन है कि क्या क्या शर्तें पूरी हो जाए जब हम सेल मानेंगे। उसमें एक सेक्शन और है 53 कैपिटल ए। वहां पे क्या होता है, एक सेलर है, एक बायर है, ये सेलर है, ये बायर है, ए है, ये बी है। ए अपनी जो लैंड है या प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की ही बात करेंगे क्योंकि टीओपी एक्ट जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी में लगता है, सेल करना चाहता है, ठीक है ना। पहली बार जो बात हुई वो हुई, सपोज कीजिए 1 जुलाई 2020 को फर्स्ट टाइम चर्चा हुई, दोनों में डिस्कशन हुआ। ऐसा तो है नहीं कि ये कोई आप कोई कोल्ड ड्रिंक खरीदने जा रहे हैं, कोई मैगी खरीदने जा रहे हैं, पहली बार गए पहली बार ही खरीद लाए। ये ट्रांसफर प्रॉपर्टी मतलब जब भी मूल प्रॉपर्टी का होता है तो कई सारे स्टेजेज में होती है बात। तो पहली बार बात हुई, दोनों को एक दूसरे का पता लग गया कि ए बेचना चाहता है, बी खरीदना चाहता है। दूसरी बार बात हुई आपकी 1 जनवरी 2021 को, सेकेंड टाइम। थोड़ा सा कंक्लूड करने की कोशिश करें इसमें कि सेल प्राइस तय हो गया, बायर और सेलर तैयार हैं उसके ऊपर। बायर ने कुछ एडवांस दे दिया, यानी कि इस डेट पर बायर गिव एडवांस मनी टू ए, यानी कि बी गिव एडवांस मनी टू ए। ऐसा हुआ। यह कब हुआ? 1 जनवरी 2021 को। बी ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे प्रॉपर्टी का पोजीशन दे दीजिए। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है कि एडवांस मनी जाएगी, 2-3 महीने का समय ले लिया जाएगा रजिस्ट्री के लिए, बाकी पैसों का इंतजाम करेगा बायर यानी बी, और रजिस्ट्री हो जाएगी, रजिस्ट्री जब रहेगी ए चाबी दे देगा। नॉर्मली तो ऐसा होता है। लेकिन जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा जी, अगर सेलर बायर किसी चीज़ के लिए तैयार हैं, अगर ए तैयार है बी को पोजीशन देने के लिए बिना रजिस्ट्री हुए हुए भी, तो लॉ मेकर्स ऐसा तो कर नहीं सकते, नहीं जी तुम ऐसा नहीं कर सकते, रजिस्ट्री के बाद ही करोगे। तो सेक्शन 53 कैपिटल ए में लिखा हुआ है कि अगर एग्रीमेंट टू सेल हो गया है ए और बी के बीच में, और सेलर गिव द पोजीशन टू द बायर, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं, सेक्शन 53 कैपिटल ए की बात मैं कर रहा हूं। सेक्शन 53 कैपिटल ए ये नहीं बताता कि हम इसे सेल मान लेंगे। सेक्शन 53 कैपिटल ए ये बिल्कुल नहीं बताता। सेल वास्तव में जब रजिस्ट्री हो जाती है सेलर से बायर को, तभी कंप्लीट सेल मानी जाती है, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। लेकिन कुछ और चीज बताता है सेक्शन 53 ए। मुझे टीओपी एक्ट तो नहीं पढ़ाना आपको, लेकिन उसकी जो कंडीशन है वो आपको बता रहा हूं क्योंकि वो कंडीशन यहां यूज हो रही है। टीओपी में सेक्शन 53 कैपिटल ए का पर्पज कुछ अलग है, कुछ अलग तरह के राइट दिए जाते हैं। इनकम टैक्स में कुछ अलग पर्पज है। तो जो मेन कंडीशन है, एग्रीमेंट टू सेल हो गया है बिटवीन सेलर एंड बायर, एंड सेलर गिव द पोजीशन टू द बायर। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं, बायर चाहे एडवांस मनी दे या ना दे उससे कोई मतलब नहीं है, ये तो मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए कि नॉर्मली रजिस्ट्री से पहले बायर कुछ ना कुछ एडवांस मनी भी दे देता है, जिसे बयाना हम बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में। लेकिन ये जरूरी नहीं है, सेक्शन 53 कैपिटल ए के हिसाब से जरूरी नहीं है। जरूरी क्या दो चीजें हैं
सेल और बायर के बीच में एग्रीमेंट कि सेलर बेचने के लिए तैयार है, इस प्राइस पर बेचने के लिए तैयार है, एग्रीमेंट टू सेल हो जाए। एंड सेलर गिव द पोजीशन टू द बायर। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो हम ये कह देते हैं कि सेक्शन 53 कैपिटल ए की कंडीशन सेटिस्फाइड है। इनकम टैक्स क्या कह रहा है, सेक्शन 2 क्लॉज 47 क्या कह रहा है? अगर सेक्शन 53 कैपिटल ए की कंडीशन सेटिस्फाइड है तो जिस दिन भी सेटिस्फाइड हो गई हम उसी दिन इसे क्या मान लेंगे, ट्रांसफर मान लेंगे, चाहे रजिस्ट्री हुई हो या ना हुई हो। इससे फर्क क्या पड़ेगा? जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, माना 1 जनवरी 2021 को ये सेक्शन 53 कैपिटल ए सेटिस्फाइड हो गया, क्वेश्चन लिख रहा है कि इस दिन सेलर ने बायर को पोजीशन दे दिया है और एग्रीमेंट टू सेल हो गया है, और आगे क्वेश्चन आपको बता रहा है कि जो रजिस्ट्री हुई है 2 अप्रैल 2021 को हुई है। अगर आपको थ्योरी नहीं पता, जिस भी बच्चे को थ्योरी नहीं पता, तो वास्तव में तो फिर ट्रांसफर को किस दिन मानेगा? 2 अप्रैल 2021 को, यानी कि 21-22 फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर हुआ है, तो कैपिटल गेन कौन से साल में लगेगा? 21-22 में। लेकिन जिस बच्चे को थ्योरी पता है तो वो क्या मानेगा कि ट्रांसफर तो 1 जनवरी 2021 को ही हो चुका है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 47 जो ट्रांसफर की डेफिनेशन है, क्योंकि सेक्शन 53 कैपिटल ए की कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी हैं। और कैपिटल गेन कौन से फाइनेंशियल ईयर में लगेगा? 2021 में लगेगा। ध्यान दीजिए, जो ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, लेकिन हो सकता है उसका ईयर खिसक जाता। लेकिन ये कॉन्सेप्ट लाने का जो पर्पस है गवर्नमेंट का कि जो कैपिटल गेन हमें टैक्स हमें अगले साल मिलने वाला है, गवर्नमेंट को भी जल्दी है कि पैसा उनके पास जल्दी आ जाए, तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 53 कैपिटल ए की कंडीशन को उठा के ही ये मान लिया कि ये ट्रांसफर हो चुका है। अब रजिस्ट्री कभी भी होती रहे, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो टैक्स अभी दे दीजिए। देखिएगा, एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द अलाउइंग ऑफ द पोजेशन, कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें इन्वॉल्व है कि पोजेशन को अलाउ किया जा रहा है ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बी टेकन और रिटेन्ड इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नेचर रेफर्ड इन सेक्शन 53 कैपिटल ए ऑफ द टीओपी एक्ट। यानी कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो पार्ट परफॉर्मेंस ही हुआ है, अभी फुल परफॉर्मेंस तो जिस दिन रजिस्ट्री होगी, तो पार्ट परफॉर्मेंस में आपको एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को पोजेशन ट्रांसफर किया जा रहा है, और वो सेक्शन 53A की कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हुए है, तो उसे भी हम क्या मान लेंगे? ट्रांसफर ही मानेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, ए एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ दिस हाउस, द परचेजर गिव्स द एंटायर सेल कंसिडरेशन टू ए। ये कंडीशन जरूरी नहीं है, ये समझ लीजिएगा। सेल कंसिडरेशन बायर सेलर को दे या न दे ये जरूरी नहीं है। ए हैंड्स ओवर द कंप्लीट राइट ऑफ पोजेशन टू द परचेजर, ये जरूरी है बस, यानी कि सेलर ने बायर को पोजेशन दे दिया हो। सिंस ही हैज रियलाइज्ड द एंटायर सेल कंसिडरेशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट, द अबव ट्रांजैक्शन इज कंसीडर्ड एज ट्रांसफर। तो यहां पर ये ट्रांजैक्शन जब भी हो जाएगी ये ट्रांसफर मान ली जाएगी, ऑल्दो सेलर से बायर को अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है। जल्दी से जवाब भेजिए कि ये चीज क्लियर हो गई है या नहीं हुई है। जल्दी से जवाब भेजिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है या नहीं हुआ है। जल्दी जल्दी जवाब भेजिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है या नहीं हुआ है। चलिए, क्लियर है। अब एक चीज मैं और बता दूं, इसमें सभी बच्चों ने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ी रखा है, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ी रखा है। उसमें एक सेक्शन 27 था डीम्ड ओनरशिप का, डीम्ड ओनर का। उसमें ज्यादातर चीजें मैंने पढ़ा दी थी, एक दो चीजें रह गई थी। मैंने कहा था कैपिटल गेन चैप्टर के साथ मैं उसे कंप्लीट करूंगा, करने को मैं वहां पे भी कर सकता था, लेकिन और आपके समझ में भी आ जाता, मुझे आपके माइंड पर इतना भरोसा रहता है कि आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, ये मुझे मालूम था, इसलिए मैंने रोक दिया था वो। आज वो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आप मुझे बताइए कि ए ने बी को पोजेशन हैंड ओवर कर दिया,
ये करा 1 जनवरी 2021 को, ऑल्दो रजिस्ट्री अभी बी के नाम नहीं हुई है। तो आप मुझे बताइए कि क्या बी ओनर है उस प्रॉपर्टी का? क्या बी उस प्रॉपर्टी का ओनर है? जल्दी से बताइए मुझे। बी के नाम अभी रजिस्ट्री नहीं हुई, एग्रीमेंट टू सेल हुआ है और सेलर गिव द पोजेशन ओनली। सेक्शन 53 कैपिटल ए ठीक है, सेटिस्फाइड हो रहा है, उसका पर्पज अलग है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि बी इज द ओनर? इट कैन बी सेड कि बी इज द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी? नहीं कह सकते हम, बिल्कुल नहीं कह सकते। लेकिन जब लॉ मेकर्स ने कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया यहां पर ए के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया 2021 में, ऑल्दो अभी भी ए ओनर है उसका, तो हाउस प्रॉपर्टी के लिए बी को डीम्ड ओनर माना जाएगा। अगर आप देखेंगे बिल्कुल यही लैंग्वेज सेक्शन 53 कैपिटल ए की है। जब आप टैक्स लगा चुके हैं इसके ऊपर, तो एक तरह से इनकम टैक्स में आप ये मान चुके हैं कि अभी ओनर नहीं रहा, लेकिन वास्तव में देखा जाए कि बी ओनर नहीं है। तो जब बी ओनर नहीं है तो सेक्शन 27 का यूज करना पड़ेगा, उसे क्या मानना पड़ेगा? डीम्ड ओनर मानना पड़ेगा। यानी 1 जनवरी 2021 के बाद जो किराया वगैरह आएगा उसके ऊपर बी सेल पे द टैक्स हाउस प्रॉपर्टी पर्पज के लिए। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताइए कि क्या ये लॉजिक क्लियर हुआ, नहीं हुआ? आपको एक एक चीज में विद लॉजिकल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या ये लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। चलिए, ये भी क्लियर हो गया। और लास्ट क्लोज आप देखिएगा, इससे भी मैं पहले एक एग्जाम्पल लूंगा, उसके बाद आपको ये 7 पॉइंट पढ़ाऊंगा। देखिए, मुझे बताइए कि एक बात आपने सुनी होगी कि प्रॉपर्टी को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को किसी भी रेट में खरीदने सस्ती ही है। वो कहने का तात्पर्य ये होता है, आपने अगर कोई चीज़ आज मार्केट वैल्यू 20 लाख रुपए थी, लेकिन गलती से उसके 22 लाख रुपए दे दिए, 2 लाख रुपए महंगी खरीदी आपने, तब भी कहते हैं सस्ती है। क्यों? क्योंकि देर सवेर इसकी वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ये घटेगी कभी नहीं। ये बढ़ेगी ही बढ़ेगी वैल्यू, ये घटेगी कभी भी नहीं। इसलिए कहा जाता है कि लैंड या प्रॉपर्टी तो जिस भी रेट की खरीद लो वो सस्ती है, नुकसान कभी नहीं होगा अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो। आप ये बताइए कि सबको पता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सिक्योर्ड है, लेकिन जनरली लोग पैसा प्रॉपर्टी में लगाते हैं। ज्यादा ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी में होती है या शेयर मार्केट में होती है? जल्दी से अपने जवाब भेजिए। पता है हमें कि सिक्योरिटी सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी में निवेश करने से है, और शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा अनसेफ है पैसा। लेकिन बावजूद इसके ज्यादातर लोग पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रांजैक्शन वहां ज्यादा होती है, या प्रॉपर्टी मार्केट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है? जल्दी से मुझे बताइए कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है लोगों की, या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है? तो मनीषा कह रही हैं प्रॉपर्टी, इशिका कह रही हैं प्रॉपर्टी। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लोग बाग शेयर मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ट्रांजैक्शन शेयर मार्केट में ज़्यादा होती है। आप ये देखिए, कोरोना काल हमारा चल रहा है पिछले 1-1.5 साल से। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज हो शेयर मार्केट की, तो जिस समय कोरोना काल चला था उस समय सेंसेक्स कहाँ पर था और आज सेंसेक्स देख लीजिए, सारे के सारे चीज़ें टूटी हुई हैं, प्रॉपर्टी मार्केट भी टूटा हुआ है, लेकिन लोग बाग शेयर्स को खरीदे जा रहे हैं। तो जानकारी पहले सही होनी चाहिए, उसके बाद ही चीज़ आपको समझ में आएगी कि लोग बाग शेयर मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, बावजूद इसके कि वो असुरक्षित है, अनसेफ है। उसके पीछे का रीजन समझ लीजिए आप। ये भी पता होना चाहिए कि सबको पता है कि अनसेफ है, लेकिन तब भी सेफ चीज में इन्वेस्ट करने की जगह अनसेफ में वो इन्वेस्ट करते हैं। उसका रीजन क्या है कि शेयर मार्केट का जो पैसा है वो बिल्कुल कैश है,
और प्रॉपर्टी का जो पैसा है रेडी कैश नहीं है, यानी कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी, लैंड है, और आज चाहे वो बेच दें, मार्केट वैल्यू सबको पता होती है, तो क्या एकदम आपका सेल हो जाएगी उस वैल्यू पर जो मार्केट वैल्यू चल रही है? बताइए आप मुझे। दूसरी तरफ आप शेयर मार्केट ले लीजिए, जो भी प्राइस होगा विद इन 1 सेकेंड आप सेल कर दीजिए, पैसा ले लीजिए अपना। लोगों की जो सोच है वो लॉन्ग टर्म सोच नहीं रही है, शॉर्ट टर्म सोच है, चाहे वो अनसेफ ही हो। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, आप CA कर रहे हैं, सभी बच्चों को पता है कि कैरियर कितना उज्जवल है चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, कंपनी सेक्रेटरी में, और अपने आसपास के बच्चे देखिए जो आपके कुलीग्स होंगे। आपकी अगर क्लास में 100 बच्चे थे तो मैं खाली CA की बात नहीं कर रहा हूं, चलिए जो लॉन्ग टर्म कोर्स हैं जिसमें 4 साल का पीरियड, 5 साल का पीरियड, 6 साल का पीरियड है, कितना % बच्चा उसमें जाता है? और 99% बच्चा जो छोटे मोटे कोर्स हैं उनसे कहिए 6 महीने का कोर्स है, एकदम जॉब लग जाएगी। कोई दूसरा कोर्स बताइए 1 साल का कोर्स है, एकदम जॉब लग जाएगी। तो बच्चा शॉर्ट टर्म कोर्स की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है या लॉन्ग टर्म कोर्स की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है? जबकि सबको पता है लॉन्ग टर्म जितने भी कोर्सेज हैं फ्यूचर उससे ही उज्जवल होगा। शॉर्ट टर्म कोर्स केवल दिखावा है, छलावा है। आप को शुरुआत में नौकरी मिल भी सकती है छोटी मोटी, लेकिन उसमें फ्यूचर आपका कामयाब नहीं हो सकता। तो जवाब आ रहे हैं कि सर शॉर्ट टर्म कोर्स की तरफ हमारे जो साथी हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। क्यों अट्रैक्ट होते हैं? कि सबको जल्दीबाजी है, पेशेंस नहीं है, किसी को भी पेशेंस नहीं है। तो यही रीजन आपका शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी में भी है। आप प्रॉपर्टी को ऐसा नहीं है कि जब भी बेचना चाहें एकदम बिक जाएगी, शेयर एकदम बिक जाएंगे, नुकसान में चाहे फायदे में जो भी रेट चल रहा होगा उस रेट पर एकदम बिक जाएंगे। लेकिन प्रॉपर्टी जो भी रेट चल रहा होगा एकदम नहीं बिकेगी। थोड़ा सा अगर आप कम करके भी बेचना चाहेंगे तो भी नहीं बिकेगी वो एकदम, उसके लिए टाइम लगेगा आपको। तो इस वजह से प्रॉपर्टी में ट्रांजैक्शन रिपीटेडली नहीं होती हैं, ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होती हैं। आप जिस मकान में रह रहे हैं, आप अगर उसका पिछले 100 साल का इतिहास उठा के देखें तो या तो हो सकता है आपके बाप दादाओं की ही हो वो, जब बहुत ज्यादा 1-2 सेलर बायर चेंज हुए होंगे, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होते उसमें। पिछले 100-200 साल का उठा के देखें आप, तो या तो आपके पूर्वज ही उसके ओनर रहे हैं पिछले 100-200 साल से, और अगर नहीं भी रहे होंगे तो कोई और रहा होगा किससे आपने खरीदी होगी। लेकिन जब उसका उठा के देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि हर 6 महीने में बिक रही है वो प्रॉपर्टी, 1-2 ही ओनर रहे होंगे बस। शेयर्स में आप देख लीजिए, जो शेयर्स आपके पास होंगे कल को किसी और के पास होंगे, परसों किसी और के पास होंगे, बार बार ट्रांजैक्शन होती रहती है। उसका रीजन एक और भी है, एक और भी रीजन है। देखिएगा, माना ये 2 प्लॉट हैं, प्लॉट नंबर 1, प्लॉट नंबर 1 अब प्लॉट नंबर 2, ये 2 प्लॉट हैं। मार्केट वैल्यू इनकी 1 करोड़ है, ये मान लीजिए मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है। ये राम के 2 प्लॉट हैं। राम ने 1 प्लॉट श्याम को बेचा। कॉस्ट कितनी है इसकी? 1 CR, 1 CR है। जब ये अपने नाम रजिस्ट्री कराएगा 10% और लगेंगे। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मेरे 7-8% का रेट है, 10% और लगेंगे तो 10 लाख रुपए और लगेंगे। इसकी जो नेट कॉस्ट हो गई कितनी हो गई? 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख। अगर ये प्रॉफिट कमाना चाहता है श्याम, तो अब इसे 1 करोड़ 10 लाख रुपए से ऊपर चाहिए। ये जो 10 लाख रुपए है ये एक तरह से जो 10% रजिस्ट्री फीस है बेकार जा रही है। अगर ये 2 दिन बाद ही बेचना चाहे, श्याम किसी को बेचना चाहे, तो ये 10 लाख रुपए दोबारा लगेंगे। अब 1 करोड़ 10 लाख रुपए पे लगेंगे जो भी इनका सेल प्राइस होगा। तो क्या इतनी जल्दी मार्केट वैल्यू बढ़ती है? अगले 10 दिन में अगर 10 लोगों के पास ये चली गई तो 2 करोड़ रुपए की तो वैल्यू ऐसी ही हो गई इसकी।
तो क्या ऐसे वास्तव में मार्केट वैल्यू बढ़ती है? माना सपोज कीजिए ये श्याम है, ये बेचना चाहे, ये बिक नहीं पाएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि राम अभी भी इस प्रॉपर्टी को 1 करोड़ में बेचने के लिए तैयार है। तो उससे बराबर का प्लॉट कोई आदमी क्यों 1 करोड़ 10 लाख रुपए से ऊपर का खरीदेगा? उस श्याम को तब तक फायदा नहीं है जब तक कि वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए से ऊपर का ना सेल हो। तो यानी कि वेट करना पड़ जाएगा इसे। समझ में आ रही बात? वो कैपिटल गेन टैक्स अलग लगेगा, बायर को रजिस्ट्री फीस देनी पड़ेगी जब भी वो खरीदेगा, उस सेलर को कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। क्या आपके पास कोई तरीका है इस चीज का कि सेलर को कैपिटल गेन टैक्स ना देना पड़े और बायर को रजिस्ट्री फीस ना देनी पड़े? बताइए, क्या कोई तरीका आप निकाल सकते हैं इस चीज का कि सेलर को कैपिटल गेन टैक्स ना देना पड़े और बायर को रजिस्ट्री फीस ना देनी पड़े? देखिए, माना एक बिल्डिंग है, अगर ये तरीका निकल जाता है तो वो प्रॉपर्टी बार बार बिक सकती है, अनफाइनाइट टाइम तक बिक सकती है, क्योंकि लोग बाग बार बार खरीदते बेचते इस वजह से नहीं है क्योंकि रजिस्ट्री फीस में जो पैसा जाता है वो बिल्कुल ही बर्बाद है, उसकी कोई वैल्यू आपको वापस नहीं आती है। इस वजह से बार बार ट्रांजैक्शन नहीं होती, आपको लंबे समय तक प्रॉपर्टी को होल्ड करना पड़ता है। जब वास्तव में उस जगह की कीमत बढ़ जाती है तो आपको प्रॉफिट होता है, अदरवाइज रजिस्ट्री फीस तो बर्बाद जाती है। लेकिन अगर कोई ऐसा तरीका आ जाए तो आप बार बार भी खरीद बेच सकते हैं प्रॉपर्टी को, जैसे शेयर मार्केट बार बार खरीदा बेचा जाता है। माना ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में फ्लैट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप इस बिल्डिंग को किसी कंपनी के नाम या बॉडी कॉर्पोरेट के नाम या कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम लीजिए, किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम लीजिए जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। जब मैंने बॉडी कॉर्पोरेट लिख दिया तो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर सभी आ जाएंगे, इधर है कंपनी भी आ जाएगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आ जाएगी, जिनकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ये रेट के लिए आपने एक कंपनी के नाम ले लिया और आपने कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल्स में एक नियम बनाया, 1-1 करोड़, माना इस बिल्डिंग की कीमत 9 करोड़ रुपए है तो 1-1 फ्लैट की कीमत 1-1 करोड़ हो गई, कि जो भी व्यक्ति 1 करोड़ रुपए के शेयर लेगा उसे 1 फ्लैट अलॉट हो जाएगा। जो भी व्यक्ति 1 करोड़ रुपए के शेयर लेगा उसे ये फ्लैट अलॉट हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि इस बिल्डिंग की ओनर कौन है, कंपनी है या जो व्यक्ति 1 करोड़ रुपए के शेयर लेगा? जल्दी से बताइए, इस फ्लैट की ओनर कौन रहेगी? कंपनी रहेगी, बॉडी कॉर्पोरेट रहेगी, या जो व्यक्ति 1 करोड़ रुपए के शेयर लेगा वो रहेगा? जल्दी से बताइए मुझे कि इस फ्लैट के ओनर कौन रहेगा? मनीषा कह रही है शेयर होल्डर। आंसर इज रॉन्ग। टेक्निकली कंपनी ही ओनर है, कंपनी के नाम रजिस्टर्ड है ये। वो एक अलग बात है कि सारे ओनरशिप के राइट शेयर होल्डर के पास हैं, यानी कि वो इस्तेमाल कर सकता है, कभी भी सेल कर सकता है, लेकिन टेक्निकली रजिस्ट्री किसके नाम है? रजिस्ट्री तो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट के नाम है। तो अगर तकनीकी तौर पर देखा जाए तो ओनर जो है वो कंपनी है, ना कि शेयर होल्डर है। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, गांठ बांध लीजिए। अब मुझे बताइए कि जो भी फ्लैट 1 का ओनर है, अगर इस फ्लैट को बेचना चाहता है उसे क्या करना पड़ेगा? उसे क्या करना पड़ेगा? जो भी व्यक्ति फ्लैट का ओनर है, अगर इस फ्लैट को बेचना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? बिल्डिंग बेचेगा या शेयर बेचेगा? अपने बिल्डिंग सेल करेगा या शेयर सेल करेगा? वेरी गुड मीनाक्षी, शेयर सेल करेगा। शेयर सेल करने से बिल्डिंग भी ट्रांसफर हो रही है या नहीं हो रही है, ये भी बता दीजिए मुझे। शेयर सेल करने से बिल्डिंग भी ट्रांसफर हो रही है या नहीं हो रही है? मतलब उसका जो इंपैक्ट आ रहा है वो बिल्डिंग भी हो रही है, नहीं हो रही है? जबकि आप वास्तविक तौर पर देखें
तो बिल्डिंग ट्रांसफर नहीं हो रही, बिल्डिंग तो अभी भी कंपनी के नाम ही रजिस्टर्ड है। लेकिन इंपैक्ट जो आ रहा है वो ऐसा आ रहा है कि बिल्डिंग भी ट्रांसफर हो रही है, यानी कि जो राइट्स हैं बिल्डिंग को यूज करने के, बिल्डिंग को किराए पर देने के, वो शेयर होल्डर के पास ट्रांसफर हो रहे हैं। लेकिन रियल टर्म्स में टेक्निकली तौर पर बिल्डिंग अभी भी कंपनी के नाम रजिस्टर्ड है। तो अब इससे आप कैपिटल गेन टैक्स देने से भी बच गए, क्योंकि बिल्डिंग तो ट्रांसफर हो ही नहीं रही है। और बार बार जो रजिस्ट्री फीस देनी पड़ती थी बायर को, वो भी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि बिल्डिंग ट्रांसफर हो ही नहीं रही है। बताइए आप मुझे, ये टैक्स प्लानिंग हो गई या नहीं हो गई? बायर को रजिस्ट्री फीस नहीं देनी पड़ेगी, उस सेलर को कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना, उस काम तब भी हो रहा है। ये टैक्स प्लानिंग हो गई नहीं हो गई? गवर्नमेंट को खुद समझ में नहीं आया इस ट्रांजैक्शन को नाम क्या दें। जब ये ट्रांजैक्शन पहली बार हुई, रातों रात कैबिनेट की मिनिस्ट्री की मीटिंग बुलाई गई, रातों रात देखा गया कि अब तो हर एक कोई ये करने लगेगा, गवर्नमेंट का काफी नुकसान हो जाएगा। गवर्नमेंट को कुछ समझ में नहीं आया इसका नाम क्या दें। देखिएगा, इसी वजह से क्या वर्ड यूज करें उन्होंने, एनी ट्रांजैक्शन। हमें खुद नहीं पता नाम क्या दें। जैसे हमने, अगर आप कोई कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो तो कन्वर्जन ऑफ ए कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड नाम दिया ना, इन्हें खुद समझ में नहीं आया क्या नाम दे। अभी ब्रैकेट को छोड़ दीजिए, ब्रैकेट यहां से स्टार्ट होके यहां खत्म हो रहा है, अभी मैं बाद में बताऊंगा। कौन सी ट्रांजैक्शन विच हैज द इफेक्ट ऑफ, हम नाम तो नहीं जानते कि क्या आपने किया, लेकिन उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, ट्रांसफरिंग और एनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे दूसरा आदमी को या तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में एंजॉय कर रहा है, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को भी हम क्या मान लेंगे, ट्रांसफर मान लेंगे। और ये संभव कैसे है, वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ये संभव है वेदर बाय वे ऑफ बिकमिंग ए मेंबर ऑफ और एक्वायरिंग शेयर्स इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन बाय वे ऑफ एनी एग्रीमेंट और एनी अरेंजमेंट और इन एनी अदर मैनर व्हाटसोएवर। ये संभव कैसे है, आप किसी कंपनी के मेंबर हैं, आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं, आप किसी और एसोसिएशन पर्सन के मेंबर हैं, ये संभव ऐसे है। लेकिन अगर आप ये काम करोगे तो हम इसे भी ट्रांसफर मान लेंगे। ये ट्रांजैक्शन भी हाउस प्रॉपर्टी में डीम्ड ओनरशिप में कवर्ड है। क्यों कवर्ड है, क्यों कवर्ड है? क्योंकि वास्तव में तो कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर है, ओनर जो है कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो ओनर माना जाएगा वो मेंबर माना जाएगा। और कैपिटल गेन के लिए भी हमने इसे मान लिया कि ये चीज ट्रांसफर हो रही है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है? एग्जाम्पल देखिएगा, ए पर्सन मे बिकम ए मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच मे बी बिल्डिंग हाउस फ्लैट when he paid an agreed amount, the society etc hands over the possession of house to the person concerned। possession देते हैं, ओनरशिप नहीं देते, टेक्निकली बात करें, लेकिन उस possession से ही ओनरशिप भी अपने आप आ रही है। नो कन्वेंस इज रजिस्टर्ड, यानी कि कोई रजिस्ट्री नहीं होती है। फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स द एबव ट्रांजेक्शन इज ए ट्रांसफर। लेकिन इनकम टैक्स पर्पज के लिए इसे भी क्या माना जाएगा, ट्रांसफर ही माना जाएगा। जल्दी से मुझे बताइए कि क्या ये क्लियर है या नहीं है। ये 7 पॉइंट बताने में मुझे आज 1.5 घंटे की क्लास लग गई, जबकि ये 7 पॉइंट अगर खाली पढ़ता मैं तो 10-15 मिनट में कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन जब भी समझने का काम रहेगा तो टाइम लगेगा उसमें। उससे आपकी माइंड डेवलप होगा कि लो को पढ़ा किस तरह जाता है। आपके माइंड में भी खुद ब खुद टैक्स प्लानिंग आनी स्टार्ट होंगी। जब धीरे धीरे करके मैं और भी केस स्टडी आपके सामने रखूंगा तो एक आपको ये पता लगेगा कि हाउ टू स्टडी द लॉ। और लॉ को पढ़ने का अगर तरीका डेवलप हो जाए तो आपका खुद का माइंड डेवलप होगा। माइंड डेवलप होने से क्या होगा, जब आपके सामने कुछ केसेस आएंगे तो आप डिफरेंट एंगल से उन्हें सोचने की कोशिश करोगे, उससे क्लाइंट को फायदा करवाओगे, टैक्स बचाओगे क्लाइंट का। और जब टैक्स बचाओगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो जल्दी से बताइए कि यहाँ तक कोई दिक्कत है या नहीं है। मनीषा कह रही हैं ये पॉइंट फिर भी गया। मनीषा आप क्लियर है आपको?
चलिए, तो आज हम लोग अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे की चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।